तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल में। और हम आज एक और क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं जो कि एनुअल एग्जामिनेशन में आ चुका है। क्लास 9th का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। देखो, पेपर में कितना भी कोशिश कर लो, जो पढ़ रखा है वो तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉक्स नहीं लगाओगे। तो आपके रिवीजन का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। फिर चाहे वो किसी भी कॉलेज स्कूल में आया हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो सकता है, सैम्पल पेपर्स भी हो सकते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन पेपर लगाते हो तो आपको पता लगता है जो आपने पढ़ा है वो आप पर हाइप, मतलब आप पर प्रेशर डाल रहा है या नहीं डाल रहा, आप अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्म करते हैं। तो आपको प्रेशर भी परफॉर्म अंडर प्रेशर भी परफॉर्म करना आना चाहिए। और पेपर में क्वेश्चंस अगर लॉन्ग वे में लिखा है और उसका आंसर भी लॉन्ग वे में लिखना है तो आपको वो कैसे हैंडल करना है, कैसे उसे अप्रोच करनी है, ये सब आना चाहिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आइए हम ऐसे ही आज एक क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। मेरे साथ बने रहो, हम इसको फाड़ देंगे। आओ भाई। तो क्लास 9 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1। इन टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में जो हु सोट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, किसने खंडन किया था डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क का, जो टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में बात की गई है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जॉन लॉके। जॉन लॉक जॉन लॉके बिल्कुल सही आंसर है इसका। और एक सेकेंड, हमारा पेन को क्या हुआ प्रधान। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द पिक्चर। देखो, पिक्चर यहाँ पर साफ नहीं थी तो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिया। ये आपके एनसीईआरटी में आपको पिक्चर अवेलेबल है, हमने पिक्चर ही उड़ा दी। देखो, पिक्चर एनसीईआरटी में अवेलेबल है। तो ये पिक्चर है सार निकोलस सेकंड की। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ऑन द ऑन डैश द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। देखो, फेमस इनेबलिंग एक्ट जो था वो आपका 3 मार्च 1933, मतलब ऑप्शन सी को पास हुआ था। द एक्ट इस्टेब्लिश्ड डॉक्टर डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। ठीक है, इस एक्ट से जर्मनी में डिक्टेटरशिप आ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द अलाइड पावर। देखो, दो तरह के वर्ल्ड वार सेकंड में दो तरह के लोग थे, दो तरह की कंट्रीज थे। एक तो अलाइड पावर जो संगठन मित्र देश हो गए थे, एक एक्सिस पावर जो उनसे विरोध कर रहे थे। तो अलाइड पावर ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच डैश फॉर मच ऑफ द 1920s। तो 1920s में अलाइड पावर ने कौन सा रिसोर्स रिच जगह को हथिया लिया था, उस पर ऑक्यूपाई कर ली थी वो जगह। तो वो जगह थी राइनलैंड। ठीक है, तो हुआ क्या था, 1920 के दशक में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के राइन क्षेत्र को तब तक के लिए अपने कब्जे में ले लिया था क्योंकि यह संसाधन समृद्ध था। एक तो मित्र राष्ट्र नहीं चाहते थे कि जर्मनी इस क्षेत्र के माध्यम से अपनी आर्थिक और सैन्य नींव को मजबूत करे। यह रूर क्षेत्र को इस्पात और कोयला सहित बहुत सारे खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता था। रूर क्षेत्र जर्मनी के आर्थिक केंद्र का हिस्सा था। ठीक है, जो अलाइड पावर के लिए उसे जर्मनी को मजबूत करने से रोकने के लिए नियंत्रित करना चाहता था। ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी पूरी वो थी, जो आप कह लो कि कहानी इसके पीछे की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे देश में कुछ राज्यों को छूकर जा रही है। ठीक है, ये पृथ्वी पर बनाई एक इमेजिनरी लाइन है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट या हाइपोथेटिकली मानकर चलते हैं। तो इस लाइन को देखो ध्यान से, ये किस किस राज्य से होकर जा रही है। देखो, ये तो रहा हमारा पहला गुजरात। ठीक है, फिर एक सेकंड प्रभु, एक सेकंड, इसको तो भाई प्रधान, इसको हम कुछ अलग सा कलर चूज कर लेते हैं अगर हम कर पाए तो। ठीक है, तो अब देखते हैं। ये हो गया गुजरात आपका, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, और ये हो गया आपका झारखंड, और यहाँ ऊपर पड़ता है आपका
ओहो, ये पूरा ही पड़ता है भाई। ये पड़ता है आपका, नहीं यहीं से, तो यहीं से ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश। लाइन जा रही है गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड को छूती हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश को नहीं छू रही है, तो आंसर इसका हो गया उत्तर प्रदेश। लिखा है ना, स्टेट डज नॉट लाई ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उत्तर प्रदेश। विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया? देखो लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो शेयर कर रही है वो बांग्लादेश की बाउंड्री शेयर कर रही है इंडिया के साथ, ये हमेशा याद रखना तुम, ठीक है। बांग्लादेश की बाउंड्री शेयर कर रही है बांग्लादेश, कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार ये नीचे समुद्र है, बे ऑफ बंगाल। तो इस तरह की बाउंड्री हमें शेयर कर रही है, और ये सबसे लंबी बाउंड्री है किसी देश की जो हमारे देश से जुड़ी हुई है। तो हमारे पास आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। देखो ईस्टर्न घाट कहाँ पर है? ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट्स है। थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा रंग बिरंगा कर लेते हैं इसको, रेड कर ले, रेड। ये आपके हो गए ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये आपके हो गए वेस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स में सबसे ऊंची चोटी आपकी महेंद्रगिरी है, ठीक है, महेंद्रगिरी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस? तो विंध्या और सतपुरा रेंजेस कहाँ हैं? देखो विंध्या और सतपुरा रेंजेस हैं यहाँ, विंध्या रेंज है ऊपर, ये नीचे सतपुरा रेंज है, और इसके बीच में एक ये नदी है यहाँ तक। ये कौन सी नदी है? ध्यान से देखो, नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा। अब इसमें ध्यान से देखो विंध्या और सतपुरा रेंज कहाँ पर है, नोटिस करो, थोड़ा सा कोशिश करो पहचानने की। देखो ये है विंध्या रेंज, ये जा रही है आपकी, ये नीचे वाली सतपुरा रेंज, और इनके बीच में ये गई है नर्मदा, नर्मदा रिवर। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब थोड़ा नर्मदा नदी के बारे में जान लेते हैं। नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। देखो ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये नीचे नीचे पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, जो समुद्र से जुड़ा हुआ है। इस पेनिनसुलर माउंटेन तो नर्मदा, ये जो नर्मदा रिवर है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो नर्मदा रिवर है, ये क्या है? नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, नीचे जो समुद्र से जुड़ा हुआ इंडिया की बाउंड्री है, इस एरिया को, इससे टच एरिया को हम पेनिनसुलर इंडिया में काउंट करते हैं, और इन सब में आई सारी नदियों को हम पेनिनसुलर रिवर्स भी कहते हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जो वेस्ट में फ्लो हो रही है, वेस्ट किधर है? एक सेकेंड, वेस्ट है इस तरफ, ये वेस्ट लिखा है मैंने, ये ईस्ट लिख दिया है मैंने। तो वेस्ट है इस तरफ, ईस्ट है इस तरफ, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्थ एंड साउथ। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब जो इस तरफ बह रही है, बिल्कुल इस तरफ बह रही है नर्मदा, तो ये सबसे बड़ी है, ठीक है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। फिर नर्मदा फ्लोज वेस्टवर्ड्स थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्या रेंज ऑन द नॉर्थ एंड द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ। तो सतपुरा रेंज के साउथ में और विंध्या रेंज के नॉर्थ में, नहीं, जिस रिफ्ट वैली के बीच में बह रही है, उस रिफ्ट वैली में जो नॉर्थ में पड़ता है, मतलब ऊपर पड़ता है, वो विंध्या रेंज है, और साउथ में जो पड़ती है वो सतपुरा रेंज है, ठीक है, ये गोट इट है। इट राइजेस फ्रॉम द माई काला रेंज नियर अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। फिर ये एक ऐसी रिवर है जो आपको हमेशा याद रखनी है, कहीं ना कहीं इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। देखो नॉर्थ की तरफ ऊपर, नॉर्थ से साउथ, तो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, डायरेक्शन की तरफ। तो हमारे पास गोदावरी है, चंबल है, नर्मदा है, कावेरी है। अब देखते हैं,
गोदावरी, गोदावरी कहाँ है? देखो गोदावरी ये रही, एक ये रही गोदावरी, चंबल, नर्मदा, चंबल हमारे पास है, देखो ध्यान से देखो, ये हमारी चंबल नदी है। तो चंबल, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। नर्मदा मैंने बताया ही था आपको, ये नर्मदा है। देन लास्ट में कावेरी। नॉर्थ से अगर हम इनको साउथ की डायरेक्शन में अरेंज करते हैं तो पहले आती है चंबल, देन नर्मदा, देन गोदावरी, कावेरी। तो चंबल, नर्मदा, गोदावरी। और चंबल कौन से ऑप्शन पर है? बी। चंबल, नर्मदा, बी सी, गोदावरी, कावेरी, बी सी ए डी। तो बी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज बर्थ रेट मीन? ऑप्शन ए, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इन अ ईयर। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ पीपल बोर्न इन अ डे। ऑप्शन सी, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय बर्थ, डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ्स। देखो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बर्थ रेट क्या होता है? जो लाइव बर्थ पर 1000 पीपल हर साल में काउंट होते हैं, उसी को बर्थ रेट कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रीजन विच डज डू नॉट इस्टेब्लिश चाइना एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ऐसे कौन से रीजन है जो चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री होने से मतलब प्रूफ नहीं करते, प्रूफ करते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ठीक है, नॉट इस्टेब्लिश चाइना एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ऑप्शन ए है हमारे पास, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन सेकंड है, इलेक्शन इज रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। इलेक्शन होने से पहले कोई भी कैंडिडेट जो खड़ा होगा वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से पहले अप्रूवल लेगा, ये वहां पर होता है। और ये बात प्रूव करती है कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ऑप्शन सेकंड जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट हो सकता है, उसका एक नियम हो सकता है। तो ऑप्शन ओनली वन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो आपको थोड़ा इतिहास में चलना होगा। हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये हमारे पास ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ओवर नॉन मनी बिल, हु समन्स अ जॉइंट मीटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? देखो जब भी किसी बात पर विवाद हो जाता है दोनों हाउसेज में, तो एक जॉइंट मीटिंग बिठाई जाती है। तो उस जॉइंट मीटिंग को कौन बुलाता है, कौन कहता है कि जॉइंट मीटिंग बैठाई जाए, कौन उसका आदेश पास करता है? तो वो करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये जॉइंट मीटिंग को हेड कौन करता है? वो करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पर स्पीकर आंसर में नहीं है, जो हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर है प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो क्या होता है कि इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑन अ बिल, किसी भी बिल पर, लेकिन वो फाइनेंशियल बिल नहीं होना, आपका फाइनेंशियल बिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर कोई भी जॉइंट मीटिंग नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो वन हाउसेज रिजेक्ट्स अ बिल पास बाय अदर हाउसेज, द हाउस डिसएग्री ऑन अमेंडमेंट्स मेड टू द बिल, more than 6 months elapsed from when the bill is received by the other house without it being passed। ठीक है, ये कंडीशंस होती हैं। तो जॉइंट सिटिंग को बुलाता है प्रेसिडेंट और उसको लीड करता है स्पीकर। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रेसिडेंट, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि किसने उसको कॉल किया जॉइंट मीटिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। व्हाट इज द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 1500, बी 1800, सी 2100, डी 2400। देखो यार डी 24 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी? डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी
कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है. इट इज़ अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल और इट मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़. तो ऑप्शन ए बी दोनों ही कारक है गरीबी को दिखाते हैं. तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ 1 एंड 2 बिल्कुल सही है. ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा. क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं. द स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस procured by the government through Food Corporation of India is called buffer stock. देखो, सरकार द्वारा खाद्यान्न अर्थात गेहूं और चावल जिसका सरकार भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से भंडार करती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बफर स्टॉक कहा जाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज रिलेटेड टू. देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके रिगार्डिंग था? ग्रीन से आप प्लांट या एनवायरनमेंट या ट्रीज मत लगा देना. ठीक है. ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बाय यूजिंग HYV सीड्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ. ऑप्शन ए बिल्कुल सही है. इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बाय यूजिंग HYV सीड्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं. There are two statements marked as assertion and reason. Mark your answer as per the code provided below. ठीक है. हम ABCD में से छाटेंगे कि A assertion कोई स्टेटमेंट है और उसका रीजन R है या नहीं. तो फूड ग्रेन्स आर सोल्ड एट अ वेरी हाई प्राइस ड्यूरिंग नेचुरल कैलमिटीज और रीजन है इसका ड्यू टू शॉर्टेज द प्राइस गोज अप. बिल्कुल सही. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. ऑप्शन ए बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन. सेम है. आपको असर्शन स्टेटमेंट देखना है फिर इसका रीजन देखना है. तो असर्शन है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी और पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फाइंड जॉब्स थ्रू आउट द ईयर. तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें लिखा है कि इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज अ इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी. डिप्रेस्ड जो आपकी डिप्रेस्ड इकोनॉमी होती है उसका अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है देश में तो वो एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी का इंडिकेटर होती है. ठीक है. दूसरी तरफ पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फाइंड जॉब्स थ्रू आउट द ईयर. दूसरा बिल्कुल ऑप्शन गलत है. तो ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा. देखो, एग्रीकल्चर हमें पूरे साल जॉब प्रोवाइड नहीं कराती. उसका एक सीजन होता है जिसमें आप कमा लोगे, इसमें आप उसको बो लोगे, लेकिन फिर आपको काफ़ी टाइम तक खाली बैठना पड़ता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 डिफाइन टू डिमांड्स ऑफ अप्रैल थीसिस. तो आपने अपने NCERT बुक्स में अप्रैल थीसिस पढ़ा होगा. तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 डिफाइन टू डिमांड्स ऑफ अप्रैल थीसिस. देखो ये कुछ क्वेश्चंस देखो अब हमारे पास आ गए हैं. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे. तो अब मैं एक एक क्वेश्चन को आपके सामने लिखूं तो आपका भी टाइम और मेरा भी टाइम काफी वेस्ट होगा और इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी कि आप देखेंगे भी नहीं. तो क्वेश्चन को इसी सेंस के साथ करते हैं जैसे कि हम अभी फ्रेश लिख रहे हो, लेकिन क्योंकि मैंने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं और आंसर आपके लिए तैयार कर दिए हैं तो आप या तो मेरे साथ साथ लिखें या फिर उसको स्क्रीनशॉट लें, लेकिन ले जरूर क्योंकि आपके क्वेश्चन बड़े ही सटीक और जितने होने चाहिए उतने ही मैंने लिखे हैं. ठीक है. अगर एक्स्ट्रा है तो मैं बता दूंगा. तो हमारा पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है. हम अपना आ जाते हैं इधर. ये आपको क्वेश्चन है डिफाइन टू डिमांड्स ऑफ अप्रैल थीसिस. ठीक है. टू डिमांड्स ऑफ अप्रैल थीसिस क्या है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं या यही इसकी डेफिनेशन है. स्क्रीनशॉट लो, मुझे मतलब नहीं है. मुझे मतलब है कि आप पेपर में आंसर लिख के आओ. ठीक है. तो द टू की डिमांड्स वर टू एंड वर्ल्ड वॉर 1. जो दो की डिमांड्स थी वो उनमें से पहली थी टू एंड वर्ल्ड वॉर 1 एंड टू ट्रांसफर लैंड टू द पीजेंट एडवोकेटिंग फॉर अ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन एंड अ सोशलिस्ट सोसाइटी. तो ये आपका 21 का कंप्लीट आंसर है. ये आपकी अप्रैल थीसिस डिफाइन की गई है. टू की डिमांड्स वर टू एंड वर्ल्ड वॉर 1 एंड टू ट्रांसफर लैंड टू द पीजेंट्स एडवोकेटिंग फॉर अ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन एंड अ सोशलिस्ट सोसाइटी.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैंगो शावर? देखो मैंगो शावर क्या है? मैंगो शावर आर प्री मॉनसून रेन्स दैट अकर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, ये अप्रैल के टाइम पर आती है। इस आंसर को हम लिख देते हैं। ये छोटा होगा आंसर तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको लिखते हैं यहाँ पर। और ये हो गया फाइनल 22 का आंसर है। मैंगो शावर्स आर प्री। Mango showers are pre-monsoon rains that occurs in the Indian subcontinent, especially in the state of Kerala and कर्नाटका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमें कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव है। ठीक है, कुछ अब कुछ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, राइट टू आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट दो हमें आर्गुमेंट लिखने हैं, लेकिन मैंने 4 लिखे हैं। आपको जो भी ठीक लगे, कई बार क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि इधर उधर आ सकते हैं। तो 2 आर्गुमेंट्स की जगह ये क्वेश्चन नंबर 5 में, मतलब ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपको 5 आर्गुमेंट पूछ सकता है। तो 5 आर्गुमेंट में एटलीस्ट आप 4 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए 4 पहले से लिख दिए, तो आप इनका आंसर देख लो। द आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी आर, फर्स्ट वन था, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। लीडर्स बदलते रहते हैं डेमोक्रेसी में। दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, जो कि इंस्टेबिलिटी लाते हैं। तो ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ये अगेंस्ट जा सकता है डेमोक्रेसी के। ठीक है, वैसे तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है डेमोक्रेसी का कि लीडर्स बदलते रहते हैं, लेकिन हमें क्योंकि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देना है, अगेंस्ट चीजें बतानी है डेमोक्रेसी के, तो लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। ये एक इंस्टेबिलिटी लाता है, निगेटिव पॉइंट हो गया डेमोक्रेसी का। सेकंड पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो ये पर्टिकुलर तो सही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर हो सकता है कि डेमोक्रेसी पूरा पूरा एक पॉलिटिकल कंपटीशन है जिसमें पावर चलती है, और यहाँ पर मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं है। क्वेश्चन इसका हम पॉइंट 3 लिखेंगे। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज इन डिसीजंस। तो डिसीजन लेने में डिले होती है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। उसके बाद भाई, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट elected leaders do not know the best interest of the people, it leads to bad decision making। ठीक है, इलेक्टेड जो लीडर है वो
डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, मतलब कि वो बेस्ट नहीं है, ठीक है, वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल नहीं है। इट लीड्स टू बैड डिसीजन मेकिंग, जो कि आगे चल के क्या होता है कि डिसीजन को खराब लिया जाता है, वो बैड डिसीजन मेकिंग का एक कारण बनता है। तो ये आप 4 पॉइंट में से कोई से 2 लिख सकते हैं, लेकिन अगर 5 करता है तो चारों आपको लिखने हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका, या आप लिख लो मेरे साथ वीडियो रोक कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर मैंने आपको दे दिया। 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या था? व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान, SSA? देखो सर्व शिक्षा अभियान क्या है, आइए हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसका आंसर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24 का, द सर्व शिक्षा अभियान इज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम एम्ड एट यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, जो कि 1st to 8th क्लास के बच्चों तक के लिए, जो कि 6 to 14 ईयर्स के होते हैं, उन सब की जो गवर्नमेंट प्रोग्राम था, एक एलिमेंट्री एजुकेशन को एक लेवल पर लाना, यूनिवर्सल करना, सारी एजुकेशन हर जगह एक जैसी होनी चाहिए। तो सर्व शिक्षा अभियान यही है जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है, एम करता है सारी एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सल करने के लिए, ठीक है। यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स, एम्फसाइजिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। यही आपका फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल, यही आपका सर्व शिक्षा अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट लीड टू द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे इन रशिया व्हेन इट हैपेंड एंड व्हेन इट हैपेंड, ठीक है। आपको क्वेश्चन देना है आंसर, थोड़ा मैं दिखा दूं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। व्हाट लीड टू द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे इन रशिया एंड व्हेन इट हैपेंड। तो अब हम अपना आंसर लिखते हैं, ये आपके सामने आंसर है। द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे इज हेल्ड ऑन संडे, ठीक है। ऑन ऑन संडे January 22, 1905 की बात है। रशियन लेबरर्स लेड बाय फादर गेपोन अराइव्ड एट द सार्स विंटर, ठीक है, विंटर पैलेस टू ऑफर ए पिटीशन। However, they were shot at indiscriminately by police and Cossack, resulting in the deaths of over 100 employees and the injuries of 300 more. This set in motion a chain of events that would become known as the 1905 revolution. In Russia history, this event is known as Bloody Sunday. तो संडे के दिन एक घटना घट गई थी रशिया में 22 जनवरी 1905 को। रशियन लेबरर जिसको लीड करते हैं, रशियन लेबर्स का एक लीडर था फादर गपोन, जो कि सार के विंटर पैलेस पर पहुंचता है पिटीशन लेकर। वहां पर पुलिस ने उसको मार दिया और भीड़ भड़क गई, जिसके बाद क्या हुआ, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए, और जो कि एक क्रांति ले आते हैं। उसके बाद वो क्रांति इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको कहा गया 1905 की क्रांति, जिसके बाद ये तय किया गया हिस्ट्री में कि वो संडे एक ब्लडी संडे का नाम दिया गया उस संडे को, ठीक है। द अनाउंसमेंट स्पार्क्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी upheaval across Russia, strikes were held across the country। तो ये बहुत तेजी से फैल गई थी पूरी कंट्री में, पूरे रशिया में, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया परफेक्टली, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन याद रहेगा, व्हाट इज द contribution of rivers and lakes in the economy of any country, describe with the help of example। तो देखो, पहले तो आपको मैं बता दूं, जो ब्लडी संडे है, रशियन यूनिवर्सिटीज वर फोर्स टू क्लोज। इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। रशिया की यूनिवर्सिटीज को फोर्सफुली बंद करा गया
when student organizations conducted walkouts in protest of the absence of civil liberties। अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का आता है तो आप ये 2 पॉइंट भी लिखेंगे। The Union of Unions was founded by lawyers, doctors, engineers and middle class workers who wanted a constituent assembly। जो constituent assembly चाहते थे उनके द्वारा Union of Unions का की फाउंडेशन उस टाइम पे वो गठित हुई, ठीक है, और रशियन यूनिवर्सिटीज को फोर्सफुली बंद किया गया। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं एक्स्ट्रा। यहाँ तक आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा ये। अगर ये इतने ही नंबर का आता है जितना यहाँ पे है 3 नंबर का, तो आप क्वेश्चन में लिखेंगे इसको सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, वरना आप 5 नंबर में पूरा लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। What is the contribution of rivers and lakes in the economy of any country? Describe with the help of example। देखो लेक्स और रिवर्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है किसी कंट्री की इकोनॉमी में, ये हमें डिस्क्राइब करना है एग्जांपल के साथ। तो देखता हूँ मैं इसका आंसर में लिखा गया, वाटर फ्रॉम द रिवर इज अ बेसिक नेचुरल, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है हमारे पास इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवर, क्वेश्चन नंबर 26। What is the contribution of river and lakes in the economy of any country? Describe with एग्जाम्पल, ठीक है, विद एग्जाम्पल बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके हमने ऑप्शन पॉइंट बांट लिए। अब हम देखते हैं। Water from the river is a basic natural resource essential for various human activities. The river's banks have attracted settlers from ancient times. These settlers have now become big cities. Using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए जो हमें रिवर को हम इसके रूट्स को बताते हैं कि ये कैसे काम करता है देश के लिए। Rivers and lakes play a crucial role in a country's economy by providing essential water resources for agriculture। ये important है, for agriculture लिखना, for hydropower, for generation, transportation, fisheries and tourism, significantly impacting the livelihoods of people living along their बैंक्स। जो भी नदियों के किनारे रहते हैं उनके लिए, उनके रहन सहन के लिए बहुत ज़रूरी होती है नदी। उससे अलग फिशेज, ट्रांसपोर्टेशन, जनरेशन्स के लिए, हाइड्रो पावर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इन सब के लिए रिवर हमें इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है कि एग्जाम्पल के साथ मैं डिस्क्राइब करूँ तो द गंगा रिवर सिस्टम इन इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इकोनॉमिकल सपोर्ट by any river for any country। तो गंगा रिवर सिस्टम इन इंडिया विच सपोर्ट्स एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इन द गैंगेटिक प्लेन, गैंगेटिक प्लेन्स, वैसे इसको गैंजेटिक बोलते हैं बट हम गंगा है तो गैंगेटिक बोलेंगे, बोलना पसंद करेंगे। गैंगेटिक प्लेन्स provides water for drinking and industrial use and generates hydropower through dams, making it a vital economic lifeline for the region। ठीक है, making it a vital economic lifeline for the region। इंडस्ट्रियल यूज में काम आता है। प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, जनरेट्स हाइड्रोपावर प्लांट थ्रू डैम्स। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26 का। और
डिफरेंशिएट बिटवीन हिमालय रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। तो हमें हिमालय रिवर और पेनिनसुलर रिवर को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है भाई, अब हम आते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। पहले लिखते हैं हम हिमालय रिवर और यहाँ पर पेनिन पेनिनसुलर पेनिन ठीक है। इसके बाद हम डालते हैं अपना ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ से हो दोनों का? ठीक है। उसके बाद पॉइंट आ जाएगा हमारा वाटर सोर्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा आ जाएगा कि कोई भी एक चार कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं, फ्लो कर लेते हैं एक। ठीक है, यहाँ भी फ्लो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वाटर सोर्स, और ये हमारे हो जाएंगे आंसर्स। तो ओरिजिन कहाँ से है? हिमालय से, हिमालय रिवर्स का। हिमालय से ओरिजिन होता है। और पेनिनसुलर, पहले हिमालयस की सारी चीज़ लिख लेते हैं। वाटर सोर्स जो है मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड स्नो, ऊपर से लिख लेता हूँ मैं, मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड स्नो supplemented by monsoon rains। supplemented by monsoon rain। फ्लो क्या है? पेरिनियल फ्लो है, मीनिंग वाटर फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। ये हमेशा चार मतलब साल के साल पूरा बहता रहता है। इसके लिए एक शब्द यूज होता है, पेरेनियल फ्लो, मीनिंग वाटर फ्लो थ्रू आउट द। ठीक है भाई, ये थ्रू आउट द ईयर हो गया। अब और एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं कि हिमालय रिवर के कौन से एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स हैं इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात करते हैं। इनका ओरिजिन कहाँ होता है? डेक्कन प्लेटो में। अल्लाह, डेक्कन प्लेटो। अभी हो गई थी गड़बड़। इनका ओरिजिन होता है डेक्कन प्लेटो, जो कि है ए लार्ज लैंडमास surrounded by water on three sides। फिर वाटर सोर्स क्या है? प्राइमरली है इनका, प्राइमरली रेनफॉल विद इन द पेनिनसुलर रीजन,
जो कि पेनिनसुलर रीजन में ही पड़ती है, उसी रेनफॉल का ये ज्यादातर ये नदियां चलती है। और इनका फ्लो जो है वो सीजनल होता है, ठीक है, विद हाई वाटर फ्लो। विद हाई वाटर फ्लो ड्यूरिंग द ऑब्वियसली मॉनसून सीजन में हाई फ्लो रहता है और नॉर्मल सीजन में वेरी लो फ्लो, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स, इनके पेनिनसुलर रीजन के एग्जांपल है नर्मदा रिवर, कावेरी, कृष्णा, ये इसके एग्जांपल है। तो आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हाउ डू यू लुक एट द एफर्ट्स मेड बाय द इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। देखो, आप कैसे श्योर करते हैं, ये कैसे देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है इंडिया में, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। हमारे पास आंसर मैंने लिख लिया है, थोड़ा लंबा होगा इसलिए। देखो, हमारे पास ये 27 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहां से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेक्स सेवरल स्टेप्स टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कौन से स्टेप्स हैं वो? फर्स्ट, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस बॉडी दैट कंडक्ट्स इलेक्शंस विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के बिना इलेक्शन कराती है। पॉइंट टू, कोड ऑफ कंडक्ट, इट एनफोर्सेस रूल्स लाइक द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टू प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस। ये कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से, मतलब एक तरह से मान लो अपनी ही रूल रेगुलेशंस बताती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 हमारे पास ये सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इट यूजेस ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखो, ईवीएम से क्या है कि ये सरकार द्वारा नहीं बनाई गई, ये इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाई गई मशीन है जिसमें आप वोट करते हैं, वोटर आईडी वेरिफिकेशन होता है, एंड डिप्लॉय सिक्योरिटी फोर्सेस टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड वायलेंसेस। 3 पॉइंट हो गए, ये आपका आंसर इनफ है फॉर 3 नंबर क्वेश्चन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ, जो कि है और के बाद हमारा एक ऑप्शन क्वेश्चन का और है कि अगर 27 में आप ये इलेक्शन कमीशन वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर व्हाट इज अ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में हर पेपर में आ सकता है, मैक्सिमम चांसेस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, इलेक्शन कमीशन के हैं। ये दोनों क्वेश्चन या तो साथ आ सकते हैं या अलग अलग आ सकते हैं। तो आप रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को, और फॉर व्हाट पर्पस और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था माइट हैव मेड दिस प्रोविजन, क्यों बनाया उन्होंने, मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी व्यवस्था किस उद्देश्य से की होगी। इसको लिखना है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या है ये बताना है। तो क्वेश्चन पर आते हैं।
रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी इज नीडेड बिकॉज वीकर सेक्शन जो कि SC ST थे वो या फिर वुमेन भी कई जगहों पर प्रॉपरली एक्सेसिबल नहीं थे रिसोर्सेज के लिए, एजुकेशन के लिए, तो दे आर फेसिंग discrimination and harassment from many centuries. So to connect them with the mainstream, reservation was needed. इसलिए रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कंप्लीट आंसर है. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 27 का और है. तो हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 28, विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल इन इंडिया एंड व्हाई, गिव रीजन. तो आपको पता है वैसे तो, लेकिन फिर भी लोकसभा और राज्यसभा ये दो हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट है. ठीक है, इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है. ठीक है, इन इंडिया द लोकसभा जो कि हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, ये लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, ध्यान रखना. इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा, इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा. काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है राज्यसभा को. राज्यसभा को क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स. द रीजंस आर, फर्स्ट, अब रीजन लिखो आप. ठीक है, ये हो गया हमारा रीजन. रीजन आर लॉ मेकिंग पावर. देखो, लॉ जब बनता है पार्लियामेंट में, हाउसेस के थ्रू पास होता है, पहले एक हाउस से फिर दूसरे हाउस से. तो लॉ मेकिंग पावर किसके पास कितनी है? बोथ हाउसेस मेक लॉज, दोनों हाउस लॉज बनाते हैं. बट इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, जब डिसएग्रीमेंट होता है तो जो डिसीजन होता है वो लोकसभा का ज्यादा माना जाता है, उसका प्रिवेल करता है, एज इट हैज मोर मेंबर्स. क्योंकि उसमें ज्यादा मेंबर्स है इसलिए वो प्रिवेल करता है. तो ये हो गया लॉ मेकिंग पावर ज्यादा हो गई थोड़ी सी. हमारा सेकंड रीजन हो गया कंट्रोल और मनी मैटर्स. मनी मैटर्स के लिए, मनी मैटर्स पर ज्यादा कंट्रोल होता है लोकसभा का. मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा. सिर्फ लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. द राज्यसभा कैन सजेस्ट चेंजेस बट द लोकसभा कैन रिजेक्ट देम. राज्यसभा भले ही उसमें सजेशंस तो कर सकती है, सजेशंस दे सकती है लोकसभा को, लेकिन लोकसभा के पास पूरा हक है, वो या तो उसको रिजेक्ट कर दे या उसको आगे पास करे. और मनी बिल की चर्चा जो भी होगी वो लोकसभा में ही होगी. तो इसका थर्ड रीजन की तरफ बढ़ते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी. तो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हमारे पास लोकसभा के पास है. तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल only to the Lok Sabha, meaning the government can be removed by non-confidence motion in the Lok Sabha, not in the Rajya Sabha. तो राज्यसभा में ऐसा नहीं हो सकता. तो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी है. Thus, the Lok Sabha is more powerful as it directly represents the people and control the government. ये डायरेक्टली लोगों को रिप्रेजेंट करती है और गवर्नमेंट पर थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल है लोकसभा का. तो इसलिए हमारा आंसर ये. एक साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप अब ले लो और क्रॉप कर लेना. ठीक है, ये लो, ये लो 28 का स्क्रीनशॉट लो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, गिव योर व्यूज. देखो, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, वो फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग उसको हमें एक्सप्लेन करना है, अपने व्यूज देने हैं उस पर. तो मोर डिटेल के रूप में हम इसको आंसर के रूप में डायरेक्ट लिखते हैं. बिल्कुल सही, हमारे पास आंसर है इसका. इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी इन इंडिया बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स. डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस. हम 1 मिनट का वेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारे पास ये रहा. ठीक है, इसको लिखते हैं इंश्योर. देखो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि लिखा है ना कि हाउ डज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस. सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पर ये फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड कराते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल्ड राशन शॉप्स एंड मेकिंग फूड एक्सेसिबल and affordable for vulnerable populations, thereby acting as a safety net against hunger and food insecurity. इस तरह से ये अपना
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा एश्योर कराता है फूड सिक्योरिटी भारत में। ठीक है, इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी में एम्स टू इंश्योर that food grains, sugar, and kerosene are available to people. Especially especially the poor people at prices lower than market. Market rate through ration shops. ये लिखा है control ration shops through ration shops. नेक्स्ट इसके बारे में हो सकता है, ये दूसरा पॉइंट हो सकता है सेफ्टी नेट. The PDS act as a safety net providing essential food items to the needy and underprivileged, particularly those who cannot afford market price. ठीक है, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं. बाकी आप रिड्यूस प्राइस वॉलेटिलिटी भी लिख सकते हैं, टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए काफ़ी होगा इतना आंसर लिखना. नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 का और एक और क्वेश्चन है. 29 का क्वेश्चन नंबर 29 का और आंसर. क्वेश्चन है हमारे पास, गवर्नमेंट स्कीम्स आर सफिशिएंट फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. देखो, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है हमारे देश में वो इनफ है ना, वो सफिशिएंट है कि फूड सिक्योर है हमारे देश में. इस बात को हमें बढ़ावा देना है, समर्थन देना है, और इसके सपोर्ट में हमें एग्जांपल्स देने हैं. ठीक है, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. अब आते हैं, तो यस, गवर्नमेंट स्कीम्स आर सफिशिएंट फॉर इंश्योरिंग food security in India as they help provide affordable food to the poor. Some key example include, तो some key examples जो है वो ये है. एग्जाम्पल नंबर 1, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये एक स्कीम है जो इंश्योर कराती है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एसेंशियल फूड ग्रेन्स लाइक राइस एंड व्हीट एट सब्सिडाइज्ड रेट्स थ्रू राशन शॉप्स. ये बिल्कुल ठीक है, हमने पिछले आंसर में लिखा था. ये तो आपको याद ही कर लेना है इस स्कीम को. ये सारी स्कीम याद कर लेनी है, कहीं और भी लिखी जा सकती है. हमारा एग्जांपल 2 है मिड डे मील स्कीम. ये मिड डे मील स्कीम जो है, दिस स्कीम प्रोवाइड्स फ्री मील्स टू स्कूल चिल्ड्रन इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन एंड अटेंडेंस. ठीक है, ये स्कूल में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, स्कूल में खाना प्रोवाइड कराती है मिड डे मील स्कीम. और एग्जाम्पल 3, अंत्योदय अन्न योजना स्कीम. अंत्योदय अन्न योजना एंड अन्नपूर्णा स्कीम. ये स्कीम भी इंश्योर कराती है फूड सिक्योरिटी. दीज स्कीम्स इंश्योर फूड फॉर द पुअरेस्ट फैमिलीज एंड सीनियर सिटीजन्स विदाउट इनकम. दीज इनिशिएटिव्स हेल्प रिड्यूस हंगर. ये इनिशिएटिव हेल्प करते हैं हंगर को रिड्यूस करने में, एंड माल न्यूट्रिशन, इंश्योरिंग दैट इवन द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैव एक्सेस टू फूड. ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर है यहाँ तक, और इसको आप स्क्रीनशॉट लो और क्रॉप करके जूम कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 29 हो गया. सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर आ गए हैं. क्वेश्चन नंबर 30, द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज इज ऑफन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी.
Explain how the treaty contributed to political instability, economic hardships, and resentment among the German population. How did Adolf Hitler use these factors to strengthen his political agenda? ठीक है, वर्साई की संधि को जर्मनी में नाजीवाद के उदय के मुख्य कारणों में से एक माना जाता है। समझाइए कि यह संधि राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कठिनाइयों और जर्मन जनता में नाराजगी को कैसे बढ़ावा दे रही थी। एडोल्फ हिटलर ने इन कारकों का उपयोग अपनी राजनीतिक रणनीति को मजबूत करने के लिए कैसे किया। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, और इसका आंसर हमने पहले ही आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। अब हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, द ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज एंड द राइज ऑफ नाजिज्म। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज and the rise of Nazism. The Treaty of Versailles 1919 was one of the major cause of Nazism in Germany due to the following reasons. पहला रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसी की बात की गई है। द ट्रीटी ब्लेम्ड जर्मनी फॉर वर्ल्ड वॉर वन एंड इम्पोज्ड हार्श पेनल्टीज लीडिंग टू पब्लिक एंगर एंड लॉस ऑफ फेथ इन द डेमोक्रेटिक वेमर गवर्नमेंट। ठीक है, वेमर गवर्नमेंट में जो फेथ था वो खत्म हो गया था। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी उस टाइम पर, तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, पूरी तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। सेकंड, इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई थी। जर्मनी हैड टू पे हैवी रेपरेशंस विच वीकेंड इट्स इकोनॉमी, कॉज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेड टू एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो एक्सट्रीमली पॉवर्टी इसका आउटकम था इकोनॉमिक हार्डशिप का। नेक्स्ट, loss of territory. The treaty took away German colonies and land, reducing its resources and national pride. तो ये एक बहुत बड़ा लॉस था पूरे नेशन के लिए। फोर्थ पॉइंट था हिटलर्स स्ट्रेटेजी, जिसकी बात की गई है। देखो, अडोल्फ हिटलर यूज दीज फैक्टर्स टू स्ट्रेंथन हिज पॉलिटिकल एजेंडा। हाउ? तो हिटलर स्ट्रेटेजी थी, अडोल्फ हिटलर यूज पब्लिक रिजेंटमेंट अगेंस्ट द ट्रीटी टू गेन सपोर्ट। ही प्रोमिस्ड टू रिस्टोर जर्मनीज पावर, रीबिल्ड इट्स मिलिट्री एंड रिजेक्ट द ट्रीटीज टर्म। तो लेकिन ये इसने राजनीतिकली, अगर देखा जाए राजनीति की करी थी और पॉलिटिकली एक बयान जारी कर दिया था, जिसके बाद ये इसकी स्ट्रेटेजी देखी गई। Thus, the Treaty of Versailles helped create conditions for Nazism as Hitler exploited the suffering of the German people for his political rise. और ये इसका रिजल्ट रहा कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज एक तरह से नाजिज्म का राइज के लिए हिटलर का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होना जो जर्मन में हुआ, उसका एक बड़ा कारण बनी। ये आपका आंसर हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, धीरे धीरे करके ये लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, पहले 2 पॉइंट और फिर बाद के 2 पॉइंट और फिर लास्ट की लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ नाजी आइडियोलॉजी, हाउ डिड इट इम्पैक्ट जर्मन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। ये जर्मन सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर कैसे इम्पैक्ट डालती है, ये बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेन फीचर्स ऑफ नाजी आइडियोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट। मेन फीचर्स ऑफ नाजी आइडियोलॉजी, पहले हम इस पॉइंट को लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एक्सट्रीम नेशनलिज्म। नाजीज बिलीव्ड इन जर्मन सुपीरियरिटी एंड एम टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी। नाजीज बिलीव करते थे जर्मन सुपीरियरिटी में और एक्सपेंड करने में उसकी टेरिटरी को। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है इसका एंटी सेमिटिज्म। दे कंसिडर्ड ज्यूज, कम्युनिस्ट एंड माइनॉरिटीज एज एनिमीज एंड ब्लेम देम फॉर जर्मनीज प्रॉब्लम। वो उन्हें ब्लेम करते थे, हमेशा उन्हें तंग करते थे और यही कारण था एक्सप्लॉयटेशन का। पॉइंट थर्ड है डिक्टेटरशिप। नाजीज अपोज्ड डेमोक्रेसी एंड एस्टैब्लिश्ड अ वन पार्टी रूल अंडर हिटलर। हिटलर ने वन पार्टी रूल कर दिया था जो कि अपोज करता था डेमोक्रेसी को। नेक्स्ट पॉइंट है मिलिट्रिज्म। दे प्रोमोटेड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड ग्लोरीफाइड वॉर। एक वॉर होना चाहिए हमेशा, एक ग्लोरीफाइड तरह से आर्मी को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश की गई है, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है रेशियल प्योरिटी। नाजीज वांटेड टू मेंटेन अ प्योर आर्यन रेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट अदर। देखो वो उनके थोड़े दिमाग ही खराब थे, तो बिल्कुल ही
लोगों को, जो बाहर के लोग थे थोड़े बिल्कुल भी डेमोक्रेसी के हिसाब से डेमोक्रेटिकली नहीं सोचते थे, तो आर्यन रेस, जो भी प्योर आर्यन लोग थे, उन्हीं को बचाकर बाकी सबको गैर सामाजिक लोग मान के उनको हटाना चाहते थे। इम्पैक्ट ऑन जर्मन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, इम्पैक्ट्स देख लेते हैं। पहला इम्पैक्ट है द गवर्नमेंट बिकेम ए डिक्टेटरशिप अंडर हिटलर, साइलेंसिंग ओपोजिशन, बिल्कुल सही है। इम्पैक्ट नंबर 2, Jews and minorities were persecuted leading to the Holocaust. Third impact, Germany became an aggressive militarized state leading to World War II, बिल्कुल सही। और नंबर 4 इम्पैक्ट है सिविल लिबर्टीज वर रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोपेगेंडा कंट्रोल्ड पीपल्स थॉट्स। ये बहुत बड़े इम्पैक्ट थे जो आफ्टर जर्मन ये सब होने के बाद जर्मन सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर पड़े। ये आप आंसर पूरा लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, और फिर ये इम्पैक्ट स्टार्ट होते हैं। फोर्थ इम्पैक्ट ये रहे और इसके बाद ये आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 31, express your views how a high population can have both positive and negative effect on country's development, provide examples to support your argument। ऐसा एग्जाम्पल प्रोवाइड कराओ जो ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है कंट्री के डेवलपमेंट पर। कंट्री में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए तो वो एक तरह से पॉजिटिव रोल प्ले भी करता है और नेगेटिव रोल प्ले भी करता है। इस बात को सपोर्ट करते हुए कुछ एग्जाम्पल देने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर लिखते हैं। आंसर लिखने की कोशिश करी है हमने, और ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट्स लिखते हैं पहले, फिर नेगेटिव इफेक्ट्स लिखेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट्स है लार्ज पॉपुलेशन होने के, लार्ज वर्क फोर्स, मोर पीपल मींस मोर वर्कर्स, बूस्टिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही। चाइना मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस, चाइना में लोग ज़्यादा हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस भी हुई है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है ज़्यादा लोग होने का। सेकेंड पॉइंट है इनोवेशन एंड ग्रोथ, अ यंग एंड स्किल्ड पॉपुलेशन कैन कंट्रीब्यूट टू टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स, बिल्कुल ठीक है। टेक्नोलॉजी में और इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स में यंग स्किल पॉपुलेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है लार्ज मार्केट, मोर कंज्यूमर्स इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, हेल्पिंग बिजनेस ग्रो। तो बिजनेस ग्रो होने में सबसे बड़ी बात है जब लोग ज़्यादा होंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। इंडिया बूमिंग इकोनॉमी इसी का एग्जाम्पल है, इंडियाज बूमिंग इकोनॉमी, क्योंकि हम बहुत बड़े कंज्यूमर्स भी हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ हाई पॉपुलेशन, तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहे। फर्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, इफ जॉब्स आर फ्यूअर देन पीपल एम्प्लॉयमेंट राइजेस लीडिंग टू पॉवर्टी। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो पॉवर्टी बढ़ जाएगी, है ना, लोग ज़्यादा होंगे, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट है ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा यूज़ करेंगे। मोर पीपल इंक्रीज डिमांड फॉर फूड वाटर एंड लैंड लीडिंग टू शॉर्टेजेस, जिसकी वजह से लोग कई बार ऐसा होता है ज़्यादा ही डिमांड करते हैं और चीज़ों की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो पॉइंट 3 है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हाई पॉपुलेशन लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज इशूज। जब लोग ज़्यादा होंगे किसी जगह पर, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा, लोग पॉल्यूशन ज़्यादा करेंगे, क्लाइमेट चेंज का इशू आएगा। और इसी तरह से थर्स वाइल हाई पॉपुलेशन कैन ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, uncontrolled growth can harm development. Countries like China and India have taken measures like the one child policy, चाइना में चाइल्ड ज़्यादा नहीं कर सकते आप, एक या दो ही जो भी पॉलिसी है वहाँ पर, तो चाइल्ड पॉलिसी चाइना में, एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में टू बैलेंस पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, ये आपका आंसर हो सकता है। आप ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट की स्क्रीनशॉट ले लो, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट पॉजिटिव में, नेगेटिव के 2 पॉइंट, और तीसरा पॉइंट नेगेटिव में, और ये लास्ट में आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31 का और पार्ट, जो एक और क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेशन का क्या रोल है और अवेयरनेस का क्या रोल है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। हाउ कैन गवर्नमेंट प्रमोट दिस, गवर्नमेंट को ये कैसे प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। रोल ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ।
ओके ओके, नाइस। तो रोल ऑफ एजुकेशन इन अवेयरनेस इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ की को रोकने में एजुकेशन का रोल, अवेयरनेस का रोल क्या है। पहला पॉइंट हमारे पास है प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। देखो, फैमिली प्लान को प्रमोट करना पड़ेगा, फैमिली प्लान को प्रमोट करना पड़ेगा। एजुकेशन हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल फैमिलीज। एजुकेशन से हमें पता चलता है कि अगर स्मॉल फैमिली होगी तो हमारे पास क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तो फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करेगी गवर्नमेंट। एजुकेशन हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल फैमिलीज, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, कैसे एक छोटी फैमिली फायदेमंद हो सकती है, ये प्रमोट किया जा सकता है। आपको मेरी आवाज शायद अब सही आ रही होगी। ये प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या प्रमोट किया जा सकता है? नेक्स्ट प्रमोट किया जा सकता है वुमेन्स एम्पावरमेंट। वुमेन्स एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो एजुकेटेड वुमेन डिले मैरिज, हैव फ्यूअर चिल्ड्रन एंड फोकस ऑन करियर्स, रिड्यूसिंग बर्थ रेट। अगर वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा तो वुमेन्स की एजुकेशन बढ़ेगी तो वुमेन्स की शादी भी लड़कों की उम्र में आके होगी और ऑलमोस्ट लेट होगी। तो अगर लेट होगी तो बच्चे भी थोड़ा कम होंगे, क्योंकि पहले बच्चे ज्यादा होने का एक बड़ा कारण ये भी था क्योंकि लेडीज की बहुत जल्दी शादी करा दी जाती थी। तो ये भी एक बड़ा कारण था। और वो अपने करियर पर फोकस कर पाएंगे। रिड्यूसिंग बर्थ रेट, वो बर्थ रेट को रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर। अगर हम हेल्थ केयर को इम्प्रूव करें, अवेयरनेस अबाउट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ लीड्स टू बेटर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस। अगर बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड होगा, इसके बारे में अवेयरनेस होगी, तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, जो माता की और बच्चे की हेल्थ है, दोनों में सुधार होगा और जो चॉइसेस होंगी बच्चा होने की वो सुधर जाएंगी। पॉइंट नंबर 4, इकोनॉमिक अवेयरनेस होनी चाहिए। पीपल लर्न हाउ ओवर पॉपुलेशन अफेक्ट्स जॉब्स। लोगों को ये समझना चाहिए, लोगों को ये एक तरह से आप कह लो इकोनॉमिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे ज्यादा पॉपुलेशन जॉब्स अफेक्ट करती है, इनकम अफेक्ट करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट करती है, और मेकिंग देम मोर रिस्पॉन्सिबल इन फैमिली प्लानिंग नहीं हो पाती। और इसमें एक खर्चा भी लगता है। लोग इतने बच्चे ज्यादा होने के बाद आप प्लान नहीं कर पाते, आप जीवन बिताना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास हाउ गवर्नमेंट्स कैन प्रमोट दिस। गवर्नमेंट को कैसे ये प्रमोट करना चाहिए, ये कैसे ये प्रमोट करेगी। रनिंग अवेयरनेस कैंपेन्स थ्रू टीवी, रेडियो एंड सोशल मीडिया, बिल्कुल सही। प्रोवाइडिंग फ्री फैमिली प्लानिंग सर्विस इन हॉस्पिटल्स में जब भी वो जाए फ्री फैमिली प्लानिंग प्रोवाइड कराए, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होगी। एनकरेजिंग गर्ल्स एजुकेशन एज ए एजुकेटेड वुमेन, हैव फ्यूअर चिल्ड्रन, ये भी एनकरेज करे कि गर्ल्स एजुकेशन हो। ठीक है, एज एजुकेटेड वुमेन हैव फ्यूअर चिल्ड्रन। अगर वो एजुकेटेड वुमेन होगी तो नेक्स्ट टाइम वो जब भी वो बड़ी होगी लड़की, उसकी एजुकेशन सही से होगी तो उसके पास उसकी चॉइसेस कम बच्चों की होगी। ऑफरिंग इंसेंटिव्स फॉर स्मॉल फैमिलीज लाइक टैक्स बेनिफिट्स, कुछ टैक्स बेनिफिट्स कर सकती है, जिसके बच्चे कम हो गए फैमिली में उनको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये गवर्नमेंट अपने बलबूते पर, अपने पार्ट पर कर सकती है। थर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस हेल्प पीपल मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लीडिंग टू कंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो सकता है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट 4 पॉइंट एंड प्रमोशंस बाय द गवर्नमेंट, और ये लास्ट कंक्लूजन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट टू इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। राइट टू इक्वालिटी, डेमोक्रेसी के अंदर राइट टू इक्वालिटी का सिग्निफिकेंस बताइए और डिफाइन हाउ इट प्रमोट्स जस्टिस एंड फेयरनेस इन सोसाइटी विद एग्जांपल्स। और एग्जांपल के साथ बताइए कि कैसे ये प्रमोट करती है जस्टिस एंड फेयरनेस को सोसाइटी में। ठीक है, 32 का ये हमारा क्वेश्चन है। 32 का हम आंसर देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट टू इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है,
ये हमारा क्वेश्चन है, इसी यही हेडिंग हमने डाल दी है। नेक्स्ट, मैंने आंसर बड़े रिसर्च करके और बड़े एक्यूरेटली आपके आंसर लिखे हैं जितना आपको पेपर में लिखने होते हैं। द राइट टू इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। दैट इंश्योर्स जस्टिस एंड फेयरनेस फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, ये इंश्योर करता है फेयरनेस फॉर ऑल सिटीजन्स और जस्टिस भी। इट्स सिग्निफिकेंस इन अ डेमोक्रेसी इंक्लूड्स, क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस में चीजें आती है? इक्वल ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही, इक्वल ट्रीटमेंट आता है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, सबको बराबरी मिलती है। इट इंश्योर्स दैट द लॉ ट्रीट्स ऑल सिटीजन्स इक्वली, सभी को बराबर का लॉ मिले, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, भले उसकी कोई भी कास्ट हो, रिलीजन हो, या जेंडर हो, या इकोनॉमिक स्टेटस हो, गरीब हो अमीर हो। सेकंड पॉइंट है नो डिस्क्रिमिनेशन, उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इट प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, उसको कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो और बर्थ प्लेस हो, इसके बेस पर उसका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसका कोई शोषण नहीं होगा, उसका कोई दोहरा बिहेव नहीं होगा उसके साथ। थर्ड, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज, उसको जॉब की अपॉर्चुनिटीज बराबर मिलेगी भले ही वो किसी भी जहां से आता हो। इट अलाउज एवरी सिटीजन टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स बेस्ड ऑन मेरिट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखो, अनटचेबिलिटी को खत्म करना आर्टिकल 17 में कहा गया है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है, इंश्योरिंग डिग्निटी फॉर ऑल। पॉइंट 5 है फेयरनेस इन जस्टिस, एवरीवन वेदर रिच और पुअर गेट्स इक्वल लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, उसको लीगल प्रोटेक्शन बराबर की मिलेगी भले ही वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो। फेयरनेस इन जस्टिस। नेक्स्ट, एग्जाम्पल के साथ हम हमेशा एक्सप्लेन करना था। रिजर्वेशन सिस्टम हेल्प्स बैकवर्ड क्लासेस गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन एंड जॉब्स, प्रोमोटिंग जस्टिस इन सोसाइटी। ये जस्टिस को प्रमोट करता है सोसाइटी में। ये एक एग्जाम्पल हो गया, बहुत बेहतरीन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आंसर आपका बिल्कुल परफेक्टली आपके हिसाब से लिखा है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं से आप दोबारा से ढूंढ लेंगे, तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो रोककर, या अपना आंसर खुद लिख लो और फिर याद करो। ठीक है, याद तो आपको करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 का एक और पार्ट का क्वेश्चन भी है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स इन प्रिजर्विंग द डिवर्सिटी ऑफ अ नेशन। हाउ डू दीज राइट्स सपोर्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज। हमें एक्सप्लेन करना है कल्चर और एजुकेशनल राइट की इंपॉर्टेंस को, कि वो कैसे डाइवर्सिटी ऑफ अ नेशन को प्रिजर्व करती है। नेशन में अलग अलग तरह के लोग हैं, वो अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, खान पीन है, इस सब को बचाने के लिए कैसे कल्चर और एजुकेशनल राइट इसको प्रिवेंट करता है, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, और कैसे ये राइट माइनॉरिटीज को सपोर्ट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स इन प्रिजर्विंग डाइवर्सिटी। देखो, स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते चलना। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 और 30 में बात की गई है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट, याद रखो, कल्चरल और एजुकेशनल। कल्चर और शिक्षा की बात 29 और 30 में की गई है। हेल्प प्रोटेक्ट इंडियाज रिच डाइवर्सिटी एंड सपोर्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज बाय, हमने डायरेक्ट पॉइंट लिखे हैं कि कैसे ये इंडियाज रिच डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है इंडिया की डाइवर्सिटी को और सपोर्ट करती है माइनॉरिटी कम्युनिटीज को। और यही 2 पॉइंट पूछे गए थे, कैसे ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को सपोर्ट करती है और कैसे प्रिजर्व करती है डाइवर्सिटी ऑफ अ नेशन को। ठीक है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है प्रिजर्विंग कल्चर। माइनॉरिटी ग्रुप्स कैन सेफगार्ड देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ट्रेडिशंस विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। देखो, माइनॉरिटी ग्रुप का एक सेफगार्ड है, एक लैंग्वेज का सेफगार्ड है, स्क्रिप्ट्स है उनकी, ट्रेडिशंस है, विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करती। तो इस तरह से भी प्रिजर्वेशन चलता रहता है, उनका कल्चर बचा रहता है। नेक्स्ट, हमारे पास राइट टू एजुकेशन है। माइनॉरिटीज कैन एस्टेब्लिश एंड मैनेज देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट देयर हेरिटेज। वो अपनी भाषाओं के अपने छोटे स्कूल खोल सकते हैं, तो अपने इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं जो उनके हेरिटेज को प्रमोट करते हैं और वो खत्म नहीं होते हैं। यही हमारा राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन में सबको पढ़ने का अधिकार है, लेकिन ये भी है कि सब माइनॉरिटीज को अपनी भाषा, अपने स्कूल खोलने का भी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 3, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, सबको बराबरी का हक मिलेगा एजुकेशन में। द गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट नो वन इज डिनाइड एडमिशन बेस्ड ऑन कास्ट, लैंग्वेज और रिलीजन। कास्ट, लैंग्वेज और रिलीजन के बेस पर किसी को भी मना नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा एडमिशन लेने पर या एक्सेस ऑफ एजुकेशन में। प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी, दीज राइट्स एनकरेज मल्टी कल्चरिज्म एंड हार्मनी अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज।
डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जा सकता है। लीगल प्रोटेक्शन, इनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इफ कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आर वायलेटेड, माइनॉरिटीज कैन सीक जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स, कोर्ट जा सकती हैं वो अगर उनकी माइनॉरिटी को या एजुकेशनल राइट को कोई वायलेट करता है। एग्जाम्पल स्कूल्स रन बाय, एक एग्जाम्पल दे देते हैं इसका। एग्जाम्पल्स, schools run by Christians, Sikhs and Muslim communities help preserve their culture. उनके ये सिख, क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटीज अपने स्कूल्स चलाते हैं अपने कल्चर को बचाने के लिए। यही एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन में कहा गया एक्सप्लेन मेजर्स विच हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा गवर्नमेंट द्वारा पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जो भी मेजर्स या कोई भी स्टेप्स लिए जाते हैं उसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 और ये हमारे पास का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है हमारे पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट वंस आर, हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन से हैं। पहला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमें प्रोवाइड कराता है फूड ग्रेन्स राशन शॉप से पुअर फैमिलीज के लिए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ होती है, केरोसिन होती है, राइस, व्हीट, और सरकार ने काफ़ी चीज़ें इसमें प्रोवाइड कराई गई है। तो एक तो ये एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, इसको बोलते हैं मनरेगा। ये बहुत ही फेमस स्कीम है हमारे देश की। गारंटीज 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू रूरल वर्कर्स। इसमें गारंटी मिलती है 100 दिन के काम की एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू रूरल वर्कर्स। पॉइंट 3 हो सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना, एक स्कीम है PMAY, प्रोवाइड्स अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द अर्बन एंड रूरल पुअर्स। ठीक है, फिर है पॉइंट नंबर 4 मिड डे मील स्कीम ऑफर्स फ्री मील्स टू स्कूल चिल्ड्रंस के लिए फ्री मील्स है। इंप्रूविंग न्यूट्रिशन एंड अटेंडेंस। देन स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। प्रोग्राम्स लाइक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रोग्राम्स लाइक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल हेल्प फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। ट्रेनिंग और फाइनेंशियल हेल्प के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइनेंशियल और ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट कराता है। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, तुम समझ गए ना। एम्प्लॉयमेंट के लिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड कराती है ये स्कीम। दीज मेजर्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग फूड, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन इंडिया। ये आंसर आप याद कर लो लिख कर, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन सिर्फ इसी तरह से पूछा जाए। ये क्वेश्चन और भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना इसके रिगार्डिंग, आंसर यही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये हमारा है सेक्शन E, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। पहले केस दिए गए हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन होंगे। तो केस पढ़ लेते हैं पहले, वन गो में केस पढ़ते हैं। आपको यही करना है क्वेश्चन पेपर में, जब आपके पास टाइम कम हो या ज्यादा हो, इससे बेटर ये बात मैटर नहीं करती। आपको वन गो में ये पढ़ना है। थोड़ा याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, बस थोड़ा ये चीज ध्यान रखने की कोशिश करनी है किसके बारे में बात कही गई है। द पीरियड फ्रॉम 1793 and 1790 to 1794 is referred to as the reign of terror। ठीक है, रेन ऑफ टेरर की बात की है। रोबस्पियर followed a policy of severe control and punishment all those whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it। ठीक है, सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई
उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से सहमति न रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। तो पहला क्वेश्चन इस केस पर है, हु स्टार्टेड द रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप कोशिश करो वीडियो को पॉज करके कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर तो इसी पैरा में, तो इसका आंसर क्या होगा। Question: Who started the Reign of Terror in France? The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment all those who saw as being enemies, and the Republic पढ़ो इसे पूरा दोबारा से। तो इसका आंसर है, आपको साफ दिख रहा है, रोबेस्पियर इसका आंसर है। इसका पूरा नाम आंसर होगा, आंसर है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गुलेटिन। गुलेटिन क्या है, ये आपके सामने इसमें एक्सप्लेन किया गया है। द गुलेटिन इज अ डिवाइस, ये आंसर है इसका, इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड ब्लेड विद विच अ पर्सन इज beheaded। एक आरा मशीन थी जिसके ऊपर आरा लटका रहता था, दोनों तरफ पोल होते थे, कुछ इस तरह से पोल होते थे और एक यहाँ आरा लटका रहता था, दोनों तरफ पोल, इंसान की गर्दन यहाँ पर और इंसान ऐसे लिटा दिया जाता था और ये आरा गिरता था और ये मशीन धड़ से सर अलग कर देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई द पीरियड ऑफ 1793 टू 1794 इज नोन एज रेन ऑफ टेरर। बिकॉज ऑफ द पॉलिसी, सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, बीइंग एनिमीज रिपब्लिक। ये सब एग्जाम्पल है रेन ऑफ टेरर के, आपके सामने है। द पीरियड 1793 टू 1794 रेन ऑफ टेरर इसलिए कहा गया क्योंकि रोबेस्पियर ने काफी सारी सीवियर कंट्रोल पनिशमेंट की पॉलिसी फॉलो की थी जिसमें एनिमीज को काट दिया जाता था, एक्स नोबल्स को, क्लर्जी को, मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज को, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स, उसके साथ एग्री नहीं कर देते, उनको पकड़ लिया जाता था और उनको पनिशमेंट रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल मान लिया जाता था। तो ये हो गया, आपके आंसर हो गए तीनों। नेक्स्ट केस पर चलते हैं। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम of racial discrimination unique to South Africa. The white Europeans imposed this system on South Africa during the 17th and 18th century. During the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and force. In the way they occupied India, जैसे उन्होंने इंडिया को ऑक्यूपाई करा था ऐसे साउथ अफ्रीका को ऑक्यूपाई कर लिया, बट अनलाइक इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. The native people of South Africa are black in color. They made up about 3/4 of the population and were called blacks. Beside these two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. The white rulers treated all non-whites as inferiors. The non-whites did not have voting rights. The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. They were forbidden from living in white areas. They could work. Apartheid was the name of system. Apartheid was a
नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए ये यूनिक था। हाउ अपार्टीड वाज ऑप्रेसिव टू ब्लैक। देखो अपार्टीड वाज ऑप्रेसिव टू ब्लैक कैसे? द अपार्टी सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड परमिट। तो इस तरह से नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइटर्स एज इंफीरियर। तो ये आपका आंसर हो गया थर्ड वाले का क्वेश्चन का। नेक्स्ट केस में चलते हैं। देर इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेज सेटिंग ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ये पूरा पैसेज आप ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आप क्वेश्चन पर आएंगे। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन इन द ईयर 2020-21 में इन्वेस्टमेंट क्या थी गवर्नमेंट की एजुकेशन के ऊपर? तो ये रहा आपका आंसर। द प्लान आउटले एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम इतने से इतना, और ये 2000 कब की बात की गई है? 2020-21 में। तो 2020-21 में एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज डिक्लाइन टू इतना 2020-21। द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज इतना तो इतना। तो vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills. The plan outlay on education has increased from rise 150 crore in the first plan to 99,000 crore in 2021। तो ये था आपका आंसर 99,300 crore in 2021-2020। By what percent literacy rate has increased between 1951 to 2018? 36 का फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2020 में कितना गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हुआ था एजुकेशन के ऊपर। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन इन द ईयर 2020 और 21? तो 2020 और 21 में 99,300 करोड़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बाय व्हाट percentage literacy rate has increased between 1951 to 2018? So 1951 to 2018 the literacy rate have increased from 18% to 85%। अब देखो 18 से 85 हो गया है, तो कितने का इंक्रीज हुआ? इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो गया? 20 माइनस करेंगे सीधा सीधा 65 और 2 ऐड ऑन कर देंगे 67 हो गया। तो 67% की इंक्रीज हो गई। ये आ गया हमारा 67%। बाय 67% literacy rate has increased between 1951 to 2018। Why vocational streams have been developed? तो ये आपका आंसर इसमें लिखा हुआ है कि vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills। ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ये हमारा है मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग इन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड चाहिए आपको, आपके एग्जाम में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिर आपको कंट्री अमंग एक्सिस पावर्स इन सेकंड वर्ल्ड वॉर जापान ढूंढनी है। देखो आपको कंट्री ढूंढनी है जो कि एक्सिस पावर में रिलाई करती थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में दो पार्टीज थी, एक एक्सिस पावर्स और एक अलाइड पावर्स। तो एक्सिस पावर में जापान थी और जापान आपको बतानी है। तो अभी हम चलते हैं पॉलिटिकल वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी येलो में कंट्रीज हैं वो अलाइड पावर है, और जितनी भी रेड कंट्रीज हैं वो सभी एक्सिस पावर में आती थी। तो अब हम इसको थोड़ा सा रेड तो नहीं, ब्लू भी नहीं, रेड भी नहीं, ग्रीन कर लेते हैं। ग्रीन कहाँ पर है? ग्रीन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा जापान। ठीक है, ये हमारा जापान है, तो यही लोकेट करना था।
अगर हमने ये लोकेट कर लिया है तो नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा कंट्री अमंग अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स में से आपको यूएसए दिखाना है कहाँ पर है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ये रहा, और आपका ये रहा। ठीक है, ये आपके यूनाइटेड स्टेट्स हो गए। फिर आपको दिखाना है ऑप्शन बी है हमारे पास, टू प्लेसेस थर्ड एंड फोर्थ हैव बीन मार्क्ड ऑन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाइड देम विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, राइट देयर करेक्ट नेम ऑन द लाइंस ड्रॉन नियर देम। तो आपको एक मैप मिलेगा, उस पर आपको आउटलाइन पहले से दी गई होगी, और आपको वहां पर बतानी है कि माउंटेन पीक का नाम क्या है और उस झील का नाम क्या है। तो वो आपको पहले से जो गिवन होगा उसमें ही दर्शाया गया होगा कि कहाँ पर ये लोकेटेड है। ऑप्शन और क्वेश्चन सी है, लोकेट एंड लेबल द स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। दिए हुए रेखांकित मानचित्र में भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य को दर्शाते हुए चिन्हित करें। तो ये आपको पहले से ही दिया जाएगा रेखांकित करके कि मानचित्र में इसके बीच में बताएं सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला पॉपुलेशन एरिया कौन सा है। वैसे मैं सिर्फ अगर भारत की आपको बताऊं तो बिहार हमारा मोस्ट डेंसिटी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है बिहार। लेकिन आपको जो गिवन होगा आउटलाइन उसके अंदर, जो आपको गिवन आउटलाइन होगी उसके अंदर आपको बताना है। चलिए मिलते हैं फिर। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू, और आई होप कि आप इस पूरी लंबी वीडियो को, पूरे क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल उतनी शिद्दत से सोल्व करेंगे जितनी शिद्दत से मैंने आपको समझाया। आप एक नहीं दो बार करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपका आधे से ज्यादा कोर्स तो इसी क्वेश्चन पेपर से रिवाइज हो जाए। तो इसको एटलीस्ट याद करें, वीडियो देखें ना देखें, इन आंसर्स को याद करें, लिख लिख कर याद करें, ठीक है, और समझने की कोशिश करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलो मिलते हैं भाई।